नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती से संबंधित है और ये आपकी 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि निर्धनता क्या होती है, निर्धनता के लक्षण क्या हैं, निर्धनता किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, किस प्रकार ये निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। इसके अतिरिक्त आपने जाना था कि निर्धनता रेखा क्या होती है। और आज के वर्कशीट के माध्यम से हम देखेंगे कि जो निर्धनता है किस प्रकार हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा हम जानेंगे आरक्षित समूह क्या होते हैं और निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं। तो अब हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। ठीक है, यानी 100 में से 21 लोग जो हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे हैं। ठीक है, अब निर्धनता रेखा क्या होती है कि आय तथा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है वो कैलोरी की आवश्यकता और आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कैलोरी क्या होती है, जो ग्रामीण लोगों में रहने वाले लोग हैं उनको 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। ऐसी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है मिलनी चाहिए, मतलब इतना भोजन उसको मिलना चाहिए जिससे उसको इतनी कैलोरीज मिले। अगर नहीं मिल पाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। इसके अलावा आय को भी आधार बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 816 रुपये एक व्यक्ति एक महीने में कमाता है प्रति व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति की बात करी, और शहरों में अगर 1000 रुपये प्रति व्यक्ति कमाता है तो ठीक है, अगर इससे नीचे कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जो भी गांव में 816 रुपये से कम कमाएगा वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा, और शहरों में जो 1000 रुपये से कम कमाएगा एक महीने में वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या है, 100 में से 21 लोग जो हैं, मैंने कहा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं। अब निर्धनता से जो है अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। निर्धनता के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन के बारे में जाना था ना कि जो संपन्न लोग हैं वो निर्धन लोगों को अपने पास नहीं रहने देते, उनको अलग निर्धन लोगों की बस्तियों में ही रहना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा असुरक्षा। ठीक है, असुरक्षा बताया था क्या कि जो निर्धन लोग हैं उनका निर्धन होने की जितनी अधिक संभावना होती है और अधिक निर्धन होने की, वो उनकी असुरक्षा होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से पिछली वर्कशीट में जाना था। अब चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार, ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय यानी जो पूरे विश्व के लिए बनी है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। अब $1.9 मतलब लगभग $2 लगा लो, और $1 जो है 70 रुपये का होता है लगभग। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो मान लो 240 रुपये से प्रतिदिन से जो कम कमाता है वो व्यक्ति जो है निर्धन माना जाएगा। तो इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। तो अगर इसको आधार माना जाए तो जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों से पीछे है, क्योंकि उस हिसाब से भारत में बहुत सारे जो लोग हैं वो गरीब हैं। क्योंकि भारत में कितने परसेंट लोग गरीब थे, 21%, जबकि पाकिस्तान में इसके अनुसार सिर्फ 4% लोग गरीब हैं, बांग्लादेश में 15% लोग गरीब हैं, और चीन में तो 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो निर्धन लोग हैं कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। अब असुरक्षित समूह किसे कहते हैं, तो बेटा आप इसको साधारण शब्दों में इस तरह से समझो कि ये समाज के वो वाले समूह हैं जिनके गरीबी के शिकार होने की संभावना सबसे अधिक है। तो भारत में जो है जो लोगों का वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है। एक तो है सामाजिक आधार पर कि समाज में उनकी स्थिति क्या है, वो किस जाति से संबंध रखते हैं। दूसरा है आर्थिक आधार पर कि उनके पास संपत्तियां कितनी हैं। ठीक है, तो सामाजिक समूहों में जो सबसे ज़्यादा निर्धनता के प्रति असुरक्षित होते हैं, यानी जिनके गरीब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, होते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, क्योंकि ये इनका जो है बहुत लंबे समय तक जो है समाज में शोषण होता रहा, इनको जो है बहुत ख़राब स्थिति में रहे, शिक्षा से दूर है। तो ये जो जातियां हैं इनके गरीब होने की संभावना जो है सबसे अधिक है, और है भी। अगर देश में 100 में से 21 लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो इन जातियों में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 43 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आर्थिक वर्ग हैं जिसमें
वो वाले लोग आते हैं जिनके पास ज़्यादा संपत्तियां नहीं है, बहुत कम संपत्तियां हैं, जैसे कि गांव के जो भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार होते हैं, चाहे वो किसी भी ऊंची जाति के भी हो सकते हैं, नीची जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं है, तो इनके जो है गरीब होने की जो संभावना है वो सबसे अधिक होती है, यानी ये निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। ऐसी जो नगरों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों के परिवार हैं वो भी निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। तो आप समझ ही गए असुरक्षित समूह में कौन से आते हैं। सामाजिक आधार पर देखे जाएँ तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, और अगर हम आर्थिक आधार पर देखें, आर्थिक वर्गों के समूह के आधार पर देखें तो भूमिहीन कृषि श्रमिक हो गए और ये दिहाड़ी मजदूर इत्यादि। अब होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार के होते हैं, और उन गरीब परिवारों में भी उन लोगों की स्थिति जो है बाकी सदस्यों से ख़राब होती है। जैसे महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए, बच्चियां हो गई, इनकी स्थिति जो है निर्धन परिवारों में बाकी सदस्यों से ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इनको परिवार के जो उपलब्ध संसाधन हैं उन तक की पहुँच से वंचित रखा जाता है। आपने देखा होगा कई गरीब परिवारों में क्या होता है, अगर मान लो लड़कियां हैं और लड़का है और किसी एक को स्कूल भेज सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, लड़के को स्कूल भेजेंगे, है ना। तो लड़कियां क्या, लड़कियों की स्थिति गरीबी की वजह से और भी ख़राब हो गई। पहले तो वो गरीब थे ही, लेकिन गरीबी की वजह से लड़कियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे मान लो वहाँ पे बूढ़ी माँ बीमार है, अब उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, अब वो ये सोचते हैं कि मैं इसके इलाज पे खर्चा करूँ या अपने परिवार का पेट पालूँ, तो उसका इलाज नहीं कराते, तो उनकी स्थिति जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे पुरुषों और महिलाओं में महिलाओं को जो है कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको कम सुविधाएं दी जाती हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जैसे महिलाएं, वृद्ध और ये बच्चियां, इनको निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है कि परिवार तो निर्धन है, ये उनमें भी निर्धन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण क्या है, तो आपको पता ही है हमारा जो देश है बहुत लंबे समय तक जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, उनका उपनिवेश रहा, और उन्होंने हमारा बहुत आर्थिक शोषण किया। उन्होंने हमारे संसाधनों का प्रयोग अपने विकास और अपनी तरक्की के लिए किया, है ना। यहाँ से उन्होंने जो कुछ भी कमाया वो सब वो अपने देश में लेकर चले गए। उन्होंने क्या किया, हमारे जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता है, यहाँ की शिल्पकारी जो है वो देश विदेश में मशहूर थी, व्यापार हुआ करता था, हमारा देश खूब कमाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सारी चीज़ें क्या है, नष्ट कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो हमारे जितने भी उद्योग थे उनके विकास को भी हतोत्साहित किया। कैसे किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिससे हमारी चीज़ें महंगी हो गई, अपनी सस्ती चीज़ें हमारी मार्केट में डाल दी, जिससे उनकी चीज़ें तो बिकने लगी, हाँ धीरे धीरे हमारे जो काम धंधे थे वो बंद हो गए, और इस तरह से हमारा जो है लोगों का जो है रोज़गार नष्ट हो गया, और धीरे धीरे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी जो वृद्धि है वो गिरती चली गई। ठीक है, तो ये जो विकास की जो धीमी दर उस समय से शुरू हुई थी वो 1980 के दशक तक जारी रही। ठीक है, और आय की जो वृद्धि दर थी गिरी, यानी आय में लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए समय के साथ साथ। आपको पता ही है ना, आज से अगर 10 साल पहले जिसकी इनकम जो थी अगर उसको आज भी वही मिलेगी तो वो तो अपने घर का खर्च चला ही नहीं पाएगा। तो आय में एक जो है वृद्धि लगातार होती रहनी चाहिए और उसकी दर अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन रहा तो ये जो वृद्धि दर थी ये बहुत कम रही। उसके अलावा पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर हुई है, यानी हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अब आपको पता है ना, अगर एक परिवार में एक बच्चा है और कमाई मान लो 20,000 रुपये कमाते हैं तो वो अच्छे से उस बच्चे को पाल सकते हैं। लेकिन अगर उसी परिवार में है जनसंख्या बढ़ते बढ़ते सदस्यों की संख्या 10-12 हो जाए और इनकम उतनी ही रहे तो क्या होगा, परिवार क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, क्योंकि इतने लोगों को खिलाने के लिए, इतने लोगों के लिए संसाधन जुटाने के लिए जो है पैसा चाहिए होगा, और पैसा है नहीं, तो सबकी स्थिति क्या हो जाएगी, ख़राब। अब चलते हैं, तो इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ जाएगी। आपको पता है प्रति व्यक्ति क्या आय होती है, पूरे देश की आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अब अगर आय उतनी रहेगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना। उसके अलावा रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, मतलब जिस दौर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन उस हिसाब से लोगों को जो है काम नहीं मिल रहा। अब काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो उन क्या हो जाएगा, वो गरीब हो जाएंगे। ऐसी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना। ठीक है, अब हमने आर्थिक प्रगति के लिए जो जो कदम उठाने थे वो इतने सफल नहीं रहे। इसके अलावा हमारा जो देश है वो जनसंख्या के नियंत्रण में भी जो है असफल रहा। उसकी वजह से हमारा जो देश है वो निर्धनता के चक्र में फंस चुका है, लगातार मतलब गरीबी की जाल में
फंसता जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो, लोगों की जो संख्या है, गरीबों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण भी आय में असमानता बढ़ी है। आपने देखा हो हमारे यहाँ क्या है, कुछ लोगों के पास तो 10-10, 20-20 घर होंगे, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ होंगी, और कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है ना। तो क्या है, संसाधनों का क्या असमान वितरण है, जिसकी वजह से भी गरीबी जो है बढ़ी है। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, अब उसकी बेटी के घर में अगर बेटी की शादी होगी तो वो कर्जा लेकर भी उस शादी को करता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो कर्जे के जाल में फंस जाता है और उसकी स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। वो कई बार वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनमें खर्चे किए जाते हैं, जैसे कि मृत्यु भोज हो गया। ठीक है, हमारे देश की अधिकांश आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों में लगी है। ठीक है, और किंतु कृषि के जोतों का आकार जो है बहुत छोटा है, मतलब खेत बहुत छोटे छोटे हैं, और पुराने तरीक़ों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। अब पुराने तरीक़ों से अगर कृषि करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इनकम तो होती ही नहीं है, तो जो परिवार है वो गरीब रह जाते हैं। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। अब कृषि कार्य अगर उनको खेती करनी है, उसके लिए उनको बीज, हल और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो छोटे किसान होते हैं, ये बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की इनको ज़रूरत होती है। आगत क्या होती है, देखो फसल जो है अपने आप तो होती नहीं है, पहले उस पर पैसा लगाना पड़ता है, उसके लिए बीज खरीदना पड़ता है, उर्वरक, कीटनाशक है ना, और भी जो औजार वगैरह खरीदने पड़ते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, आगत। तो इनकी खरीदारी के लिए उसको धनराशि की ज़रूरत होगी छोटे किसान को। अब क्योंकि वो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, तो उनके पास कोई बचत तो होती नहीं है कि उसमें से उन्होंने निकाल करके इन चीज़ों पे पैसा लगा दिया, तो वो इन कार्यों के लिए लेते हैं कर्ज। और क्योंकि अगर मान लो फसल अच्छी नहीं हुई या जितना ये फसल बर्बाद हो गई किसी वजह से, और उसके चलते वो भुगतान करने में जो है असमर्थ हो गए, या कोई और भी कारण हो सकता है, उनके घर में कोई बीमार पड़ गया, जितना उन्होंने कमाया था वो सब खर्च उसकी बीमारी पे लग गया या शादी पे चला गया, और उसके चलते वो कर्जे का जो भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो कर्जा तो बढ़ता रहता है, उसमें ब्याज जो है लगता रहता है, और उसको चुकाने के लिए वो क्या करते हैं, दोबारा से लोन लेते हैं, और फिर वो पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं, यानी पुनः उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, और इस तरह से वो पूरे कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। तो होता क्या है कि जो अत्यधिक ऋणग्रस्ता होती है, यानी ज़्यादा कर्जा लेने से वो निर्धन हो जाते हैं। और ये जो ऋणग्रस्ता है, ये कारण भी और परिणाम दोनों हैं। देखो, वो निर्धन थे इसीलिए उन्होंने कर्जा लिया। ठीक है, कर्जा लिया, और क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया, उस कर्जे को चुका नहीं पाए, इसकी वजह से भी अगर बाद में वो कमाते भी हों तो वो सारा कर्जे में चला जाता है, तो वो निर्धन रह गए। तो इस तरह से आपने देखा ऋणग्रस्तता जो है निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। आप करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। अब आते प्रश्न नंबर 1 पर, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं। आपने देखा था ना कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है निर्धन लोग रहते हैं बाकी हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में। तो इसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले है कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने, औपनिवेशिक सरकार किसकी, हम ब्रिटिश सरकार की बात करें, हमारे ऊपर जो अंग्रेजों का शासन रहा, उसने जो नीतियाँ अपनाई, उसकी वजह से भी हमारा जो है देश निर्धन रह गया। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हमारी पारंपरिक जो हस्तशिल्पकारी थी वो नष्ट कर दी थी, वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया था। कैसे किया था मैंने ऊपर बता दिया। अब चलते हैं आगे। भारतीय सरकार जो है 2 बातों में असफल रही। एक तो वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में, ठीक है, वो असफल रही। दूसरा, वो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर पाई। अगर वो ऐसा कर लेती तो वो निर्धनता को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लेती, नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी जो निर्धनता है वो बढ़ रही है। अब चलते हैं आगे। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में अनेक रोजगार अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो देश के सिर्फ कुछ भागों तक ही सीमित रहा। चौथा पॉइंट है कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे जाति बताया था ना कि जाति के आधार पर कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ, जो नीची जाति के लोग हैं वो गरीब रह गए। ऐसे लिंग भेद में हो गया, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है उसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो खराब रहती है। सामाजिक अपवर्जन के बारे में बता चुकी हूँ, ये सब जो है निर्धनता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी जो है निर्धनता का एक बड़ा कारण है। अब प्रश्न नंबर 2 कि असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। तो हमने यहाँ 2 प्रकार के जो है सामाजिक समूह पे बात करी है। एक तो जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। और इसी प्रकार आर्थिक समूहों में जो सर्वाधिक असुरक्षित समूह हैं वह है ग्रामीण कृषक, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूरों के परिवार। अब आते हैं आगे। इन प्रत्येक
समूह में निर्धनता का अनुपात औसत भारतीय निर्धनता के अनुपात से अधिक है। मतलब मैंने बताया था हमारे देश में अगर 100 में से 21 लोग गरीब हैं तो अनुसूचित जाति वाला जो समूह है उसमें 100 में से 43 लोग गरीब हैं। ऐसे ही जो ये वाले जो हैं ग्रामीण कृषक हो गए, नगरीय वाले, इनमें तो 100 में से 50 लोग जो हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर हैं। चलते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? तो देखो, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन होते हैं वो? महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं, बच्चियां होती हैं। इनको जो परिवार के उपलब्ध संसाधन होते हैं उन तक पहुंचने से वंचित रखा जाता है, इसलिए इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। ये यहाँ पर है ये वाला वर्ड, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कि भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना, यानी अंग्रेजों का जो शासन था वो किस तरह से हमारी गरीबी का कारण बना। तो औपनिवेशिक सरकार यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी उसकी नीतियों ने क्या किया? पारंपरिक जो हमारे हस्तशिल्पकारी थी उसको नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया, जिसके बारे में मैंने ऊपर बता दिया था आपको। जिससे भारत की जो विकास दर थी वो घट गई और विकास की जो ये धीमी दर थी ये 1980 के दशक तक जारी रही और इसके परिणाम स्वरूप जो रोजगार थे इसके अवसर घट गए और आय की जो वृद्धि दर थी वो गिर गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो पहला कारण है, निर्धनता के कारणों में से एक है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। दूसरा कारण क्या है कि ग्रामों में यानी गाँव में रोजगार ना पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में आ गए, परंतु वहाँ नौकरी ना पाने पर ये लोग अनियमित, मैंने कहा था ना, दिहाड़ी मजदूर बन गए और इनका जीवन जो है निर्धनता से भरपूर था। अब अगले इसका बिंदु है, निर्धनता का एक कारण आय में असमानता है, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण उत्तरदायी है। इसके अलावा चौथा पॉइंट इसमें है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जिसमें मैंने बताया था लिंग भेद और जातिगत आधार पर समाज का जो बंटवारा है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। आप इतना भी लिख लोगे चलेगा। पाँचवा बिंदु है, भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो कि छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसीलिए ये ऋण लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते इसका पुनः भुगतान करने में असमर्था होती है। मतलब ये इतने समर्थ नहीं होते कि उसका भुगतान कर पाएँ और फिर वो क्या हो जाते हैं ऋणग्रस्त, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेते हैं और ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो अतः जो ऋण जाल है वो निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, क्योंकि क्या हुआ, निर्धन थे तो ऋण लिया, अब ऋण ले लिया तो उसकी वजह से वो निर्धन बने हुए हैं, क्योंकि वो ऋण जाल में फंस चुके हैं, वो ऋण को चुका नहीं पा रहे। अब आपकी जो वर्कशीट है बेटा कंप्लीट हो गई है। इसको अपने बुक में से भी चैप्टर को पढ़ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।